नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 37। और पाठ 37 में आज हम बात करेंगे वर्ग कुंडली प्रकरण के अंतर्गत नवमास कुंडली की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं D9 चार्ट की और इसमें भाग 1 हम आपके बीच में लेकर आए हैं। नवमास कुंडली के 20 सूत्रों को मैं आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। नवमास कुंडली जो कि एक महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली है और महर्षि पाराशर ने इस कुंडली को इतना महत्व दिया है कि यदि लग्न कुंडली के बाद में हम देखें कोई महत्वपूर्ण है तो वह नवमास कुंडली है। नवमास कुंडली एक तरह से उन्होंने कहा कि जो नवमास कुंडली को कहा गया है कि ये कुंडली अगर लग्न शरीर है तो शरीर के अंदर जो आत्मा है वह नवमांश है। अगर लग्न कुंडली बीज है तो उसका फल नवमांश है। तो नवमांश के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं ओरली कि नवमांश कुंडली में अगर कोई ग्रह उच्च का हो और लग्न कुंडली में कोई ग्रह, वही ग्रह जो नवमांश में उच्च का है और लग्न कुंडली में वह ग्रह नीच का हो, तो वह ग्रह अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में जो फल देगा वह सामान्य सामान्य से कुछ प्रतिशत अच्छा फल देगा। लेकिन यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में उच्च का है और नवमांश कुंडली में वह ग्रह नीच का हो जाता है, इस स्थिति में वह ग्रह जब भी अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, सभी दशाओं में वह जैसा फल देगा वह फल सामान्य से या सामान्य फल होगा या सामान्य से कुछ कम फल वह ग्रह देगा। तीसरी स्थिति, यदि नवमांश कुंडली में और लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च स्थिति में है, मित्र क्षेत्री है, स्वग्रही है, अच्छे शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो केंद्र त्रिकोण में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि नवांश है क्या। नवांश को अच्छी तरीके से समझना है तो नवांश को जानना बेहद आवश्यक है। बहुत ज्यादा भ्रम रहता है नवांश के बारे में। तो नवमांश है क्या? नवमांश एक राशि जो होती है वह 30 अंश की होती है। अगर उस राशि के 30 टुकड़े कर दिए जाएं, 30 हिस्से कर दिए जाएं, तो एक राशि की आवृत्ति 9 बार हो जाएगी और प्रत्येक भाग को 3 अंश 20 कला प्राप्त हो जाएंगी। और जो 10वें नंबर पर आएगी वह उससे 10वीं राशि होगी, मतलब जो दूसरे पर है तो वह उससे 10वीं राशि होगी। जब भाग करेंगे तो 3 अंश 20 कला पर जो आएगी दूसरी राशि वह 10वीं राशि होगी पहली से। और इसी तरीके से जो तीसरी राशि आएगी, जो तीसरा नवमांश आएगा, वह उससे आगे होगा। चलिए यह लिस्ट आपके सामने है, इस लिस्ट को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यहां देखिए स्थिति कि जो 3 अंश 20 कला एक भाग हो गया और यहाँ पर ये 9 भाग दिए हुए हैं पूरे ऊपर से नीचे तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो 3 अंश 20 कला एक राशि का आता है
और उसके लिए जो भाग के जो स्वामी दिए गए हैं, इस भाग के स्वामी जो दिए गए हैं, उनको देवता इसके स्वामी दिए गए हैं। वहीं जब 6 अंश और 40 कला के बीच में जो दूसरा भाग है, जो 3 अंश 20 कला से लेकर 6 अंश 40 कला तक के बीच में आता है, उसके जो स्वामी हैं उनको नर उसके स्वामी माने गए हैं। और इसी तरीके से जो 6 अंश 40 कला से लेकर 10 अंश तक के बीच में आएगा, वह उसके स्वामी हो जाते हैं राक्षस। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मेष राशि है, मेष राशि है और मेष राशि में उदय हुआ मेष का, मेष नवमास का, और जिसके स्वामी हो जाते हैं मंगल। अब इसी तरीके से जो वृषभ राशि है, जब उसमें 3 अंश 20 कला पर उदय होगा पहली जो नवमास का, तो वह नवमास रहेगा मकर, जिसके स्वामी होंगे शनि। इसी तरीके से जब मिथुन में होगा उदय, तो उसके स्वामी होंगे तुला। अब आप एक बात देखिए, मेष से मकर कितने दूर है, तो 9 भाग तो मेष के ही हो गए। अब उनको पार करते करते वो कहाँ जाएगा, 10वें भाग पर। तो 10वें भाग पर जाता है, तो यहाँ पर मेष से सीधे मकर, मकर से फिर 10वां होगी राशि तुला, तुला से 10वीं होगी कर्क। बस इतना याद रखिए, मेष मकर तुला कर्क, और आगे इसी प्रकार से चलेगा। इन सभी में फिर से उदय होगा मेष मकर तुला कर्क, मेष मकर तुला कर्क। ये स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं नीचे की तरफ। तो दूसरा इसी तरीके से दूसरा यहाँ पर वृषभ राशि हो गई दूसरी, जो 6 अंश 40 कला से। और यहाँ पर इसके नवमांश में तो वृषभ नवमांश आ गया पहले तो, और फिर उसके बाद में मेष में वृषभ नवमांश आ गया दूसरा जो आया, और यहाँ पर जो वृषभ में आया दूसरा, वह आ गया कुंभ नवमांश। इसी तरीके से ये भी 10-10 आगे तक चलते जाएंगे। और यहाँ पर ये जैसे ये 3 है देवता नर राक्षस, इसी तरीके से देवता नर राक्षस, ये 3-3 की आवृत्ति होती जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कहीं कोई इसमें समस्या आपको आए समझने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये 2 कुंडलियां दी गई हैं। कुंडलियों का हम विश्लेषण कुछ बाद में करेंगे, कुछ पहले नियमों को सीख लेते हैं, उसके बाद में कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये 2 कुंडलियां हैं, एक कुंडली नेपाल से है, ये कुंडली नेपाल से है, एक हमारे दर्शक हैं उनके द्वारा भेजी गई है मुझे, और एक ये कुंडली है जो कि हरिद्वार से हैं, और जिन्होंने कमेंट के माध्यम से अपने विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये कुंडली भेजी। और यहाँ पर मैं आप सभी से इन कुंडलियों का विश्लेषण करा रहा हूं, आप इनका विश्लेषण करें। चलिए सबसे पहले नियम सीख लेते हैं नवमास के। यहां पर कुछ नियम हैं जो नियम सीखने आपको और हमको बेहद जरूरी है, जो जानना बेहद आवश्यक है। अगर उन नियमों को आप नहीं जानते हो, तो फिर आप नवमास कुंडली का अच्छे से प्रेडिक्शन, अच्छे से फलादेश नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात कि यदि ये मैंने आपको नियम बता दिया कि नीच का और उच्च का मैं नियम बता चुका हूं। आगे हम बात करते हैं कि यदि लग्न कुंडली में कोई कारक ग्रह है, लग्न कुंडली के कारक ग्रह, लग्न कुंडली के कारक ग्रह जैसे कि गुरु किस भाव के कारक हो गए, पंचम भाव के कारक हो जाते हैं, सप्तम भाव के कारक हो जाते हैं, तो ये कारक ग्रह हो गए। अब गुरु जो कारक ग्रह हैं वह केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, और नवांश कुंडली में भी वह केंद्र या त्रिकोण में हो। मानकर चलिए गुरु यहाँ पर विराजमान हो गए और गुरु यहाँ पर हो गए और मंगल यहाँ पर हो गए, तो इस तरीके से, या गुरु यहाँ पर हो गए। अब ये ही स्थिति इनकी यहाँ बन जाती है कि मंगल यहाँ हो गए और गुरु यहाँ पर हो गए। ये नवमांश है, ये डी, इसको हम बोलेंगे डी कौन सा, D9 चार्ट, और ये हो गया D1 चार्ट। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति बने कि जो त्रिकोण में हो और दोनों में ही हो, तो वह ग्रह क्या हो जाते हैं, वह ग्रह अपना बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा फल देने में सक्षम हो जाते हैं और उच्च फल प्रदान करते हैं। सामान्य से बहुत अच्छा फल वह ग्रह देते हैं। और
आगे देखिए एक नियम और है कि यदि लग्न कुंडली के कारक ग्रह, अब लग्न कुंडली के कारक ग्रह में कौन से हो गए, लग्नेश हो गए, पंचमेश हो गए और भाग्येश हो गए, ये तीन माने जाएंगे लग्न कुंडली के। यहाँ पर मानकर चलिए मैं एक कुंडली बना लेता हूँ, कर्क लग्न कुंडली बना लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 1 2 3, ये कर्क लग्न की एक कुंडली मैंने यहाँ पर बना ली है। अब यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली मैं बना चुका हूँ और यहाँ पर जो लग्नेश बैठे को, यहाँ पर एक तो चंद्रमा हो गए लग्नेश, और यहाँ पर पंचमेश जो हो गए वह कौन हो गए, मंगल हो गए, और यहाँ पर जो यहाँ पर कौन हो जाते हैं, ये भाग्येश हो जाते हैं। तो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश ये त्रिकोण भाव हो गए। इनकी जो कुंडली में इनके कारक ग्रह हैं, ये कारक ग्रह माने जाएंगे। कौन कौन माने जाएंगे इस कुंडली में, चंद्रमा और मंगल और गुरु। अगर ये कुंडली में छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, अगर ये कहां पर हो, मानकर चलिए गुरु हैं, ये गुरु हैं, ये कहां पहुंच जाए, छठवें, 8वें, 12वें भाव में। छठवें, 8वें, 12वें भाव में अगर ये गुरु पहुंच जाते हैं तो जैसे कि यहां पर है, यहां पर हमने देखा लग्नेश ये हो गए चंद्रमा, और यहाँ पर ये हो गए मंगल, और यहाँ हो गए गुरु। ये कारक हो जाते हैं किसी भी कुंडली के। अगर ये त्रिक भाव छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो जाए और नवांश में भी ये त्रिक भाव में हो तो इनकी दशा में अशुभ परिणाम होता है। जैसे कि मानकर चलिए यहाँ पर ये मंगल है, मंगल यहाँ अगर विराजमान हो जाए, यहाँ पर हो जाए, बृहस्पति का खुद का घर है, बृहस्पति यहाँ पर विराजमान हो जाए इस भाव में, और जो चंद्रमा है वह यहाँ पर विराजमान हो जाए, तो ये त्रिक भाव में पहुंच गए। और यही स्थिति अगर बन जाए किसकी, जैसे मंगल यहाँ विराजमान हो गए, चंद्रमा यहाँ विराजमान हो गए, और कौन, गुरु यहाँ विराजमान हो गए, ये स्थिति बन गई। और लग्न हम फिर भी यही रखेंगे 4, ये वर्गोत्तम ही कर देते हैं हम इसको, लग्न को 8 9 10 11 12 1 2 3, ये स्थिति है। तो यहाँ पर जब भी ये जो ग्रह होंगे, ये भी ये जो होंगे, ये अपनी दशा में जो भी होने को, तो ये जो कारक भाव थे, लेकिन जब ये 6 8 12 में पहुंच जाते हैं दोनों ही जगह, नवमास में भी और वहां पर भी, तब ये अपनी स्थिति में अशुभ, अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, गोचर, इनमें ये हमेशा अशुभ प्रभाव ही दिखाते हुए चलते हैं। अब आगे देखते हैं, यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में अस्त हो और नवांश में भी वह सूर्य से कम 2 घर दूर हो तो वह उतना अस्त नहीं माना जाता, उसमें फल देने की क्षमता होती है। जैसे कि इसको मैं आपको दिखाता हूं एक पिछली कुंडली से। आप यहां देखिए, इस कुंडली में देखिए, यहां पर सूर्य से अस्त हो चुके हैं बुध और गुरु, सूर्य से अस्त हो चुके हैं बुध और गुरु, और बुध और गुरु के जो अस्त है, ये यहां आप देखिए कि यहां सूर्य कहां बैठ गए, 12वें भाव में आकर, सूर्य नीच हो गए, 12वें भाव में आकर बैठ गए। लेकिन आपको देखना क्या है कि इनसे कम से कम 2 या उससे अधिक घरों में अगर ये जो अस्त ग्रह हैं ये पहुंच जाए यहाँ पर, जैसे कि बुध यहाँ पर उच्च के हो गए 1 2 दूसरे घर में, और बुध से दूसरे घर में सूर्य हो गए, ठीक है, और यहाँ पर देखिए सूर्य से 3 घर दूर पहुंच गए, कौन, गुरु, 1 2 3, तो यहाँ पर ये गुरु, अब ये पूर्ण रूप से अस्त नहीं है, अस्त हैं लेकिन पूर्ण रूप से अस्त नहीं है, अपना 50% गुरु फल देंगे और 35% यहाँ पर 35 से 40% बुध अपना फल देंगे यहाँ पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये स्थिति को आप समझिए कि कोई ग्रह लग्न कुंडली में अर्थात जन्म कुंडली में कोई ग्रह
अस्त हो जाता है और वही ग्रह अगर नवमास कुंडली में सूर्य से 2 घर या उससे अधिक दूरी पर हो तो वह ग्रह क्या नहीं माना जाएगा, वह ग्रह अपना फल उसमें देगा, पूर्ण रूप से उसको अस्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे नियम देखेंगे और नियम देखेंगे। एक नियम है जो कि ये कहता है कि लग्न कुंडली का जो 7वां भाव है, अगर आप लग्न कुंडली के 7वें भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहते हो तो आपको क्या देखना होगा। एक तो लग्न कुंडली का जो 7वां भाव है उसको देखिए, और उसका जब सूक्ष्म अध्ययन करोगे तो आपको देखना होगा नवांश कुंडली पर जाना होगा, और नवांश कुंडली का फिर आपको लग्न देखना है और उसका जो लग्न का स्वामी देखना है। साथ ही साथ नवांश का जो 7वें भाव का को देखना है और 7वें भाव के स्वामी को देखना है। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, यहां देखिए अगर हमने इसका अध्ययन किया तो यहां पर हमें स्थिति ये मिली, लेकिन हमें क्या करना है, सूक्ष्म अध्ययन करना है। तो सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए यहां पर नवांश के लग्न और लग्नेश को देखिए, नवांश के सप्तमांश के सप्तमेश और उसके स्वामी को देखिए, उसकी स्थिति को देखिए। यहां पर देखिए, यहां पर स्थिति क्या है, अष्टम भाव में चले गए। जो नवांश के सप्तमेश हैं वह अष्टम भाव में चले गए, और वहीं जो नवांश के लग्नेश हैं वो स्वयं के भाव में भी है, अपने खुद के घर में है। अगर हम इन्हीं की स्थिति देखें लग्न कुंडली में तो ये यहाँ भी त्रिक भाव में विराजमान है और यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। तो और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो स्थिति है ये किसकी, शुक्र की स्थिति। यहाँ पर एक कारक ग्रह भी है शुक्र। अब ये कारक ग्रह भी हैं तो इनकी स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाएगी, आप इसको अच्छी नहीं मान सकते, क्योंकि ये यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, यहाँ पर ये नीच हो रहे हैं, और यहाँ पर ये जो हो रहे हैं नीच तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये हैं कौन से, त्रिक भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो किसी रोग से पीड़ित हो सकती है ऐसी स्थिति में। अब देखिए यहाँ पर भी आप ये स्थिति देख सकते हो, यहाँ जो यहाँ पर ये ऐसी कोई यहाँ पर बैठा हुआ नहीं कोई भी ग्रह। पहले हमें यहाँ क्या देखना होगा, यहाँ पर देखनी होगी चंद्रमा की स्थिति। अब अगर आप यहाँ देखोगे, इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली में यहाँ पर हमने इस मंगल का नीच भंग आपको बता दिया था पिछली जो क्लास में, और यहाँ पर हमने सूर्य का भी नीच भंग आपको बता दिया था। अब हमको देखना क्या है, यहाँ अगर हम इसका अध्ययन करें तो ये वृषभ राशि सप्तम भाव में जो है वृषभ राशि, और यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। अब हम आते हैं यही नवमास कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, जिसमें जो शनि है वह खुद जो नवमास के लग्नेश हैं और वह खुद लग्न में विराजमान है, और वहीं जो चंद्रमा है वह सप्तमेश है। अब चंद्रमा की स्थिति यहाँ कहाँ पर है, तो ये एक तो जो राशि वर्गोत्तमी हो गए हैं चंद्रमा, दूसरे जो यहाँ के पंचमेश हैं उन पंचमेश के, और यहाँ पर जो दूसरा भाव है लग्न का उसके स्वामी है बृहस्पति। उनके साथ में जो नवांश के जो नवांश के सप्तमेश हैं उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने योग कर लिया है, गज केसरी योग यहाँ पर तैयार कर लिया है और खुद राशि वर्गोत्तमी हो चुके हैं। तो इस आधार पर ये जो चंद्रमा हैं ये बहुत ही अच्छे होंगे। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होगी गुणवान होगी, रूपवान होगी, बहुत सुंदर ऐसे व्यक्ति को जो पत्नी प्राप्त होती है, बहुत ही बुद्धिमान और एकदम सुंदर गौरवर्ण की यहाँ पर उनको पत्नी प्राप्त होती है। अब देखिए एक नियम और समझ लेते हैं कि यहाँ पर जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा, अगर लग्न कुंडली में आप चंद्रमा को देखोगे तो जिस भाव में ये बैठे होंगे उस भाव से हम जो उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मानकर चलिए चंद्रमा बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं लग्न में, तो उसका अर्थ ये हो गया कि ऐसा जो व्यक्ति होगा वह विद्या अर्जन में, ज्ञान प्राप्ति में अपना जो जीवन है वह लगाता है। और वहीं यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति के जो तुला राशि है उस तुला राशि में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह जो व्यक्ति होगा उसमें शुक्र संबंधित जो
रूप रंग है उसका देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति तीखे नैन नक्श का होता है और शुक्र जैसे उसके अंदर गुण उसको आपको देखोगे। क्या तो अंतर क्या है, हम लग्न में स्वभाव देखेंगे और जबकि यहाँ पर हम जो नवांश कुंडली में उस व्यक्ति के यहाँ पर देखते हैं रूप रंग को उससे। ठीक है, अब एक अगर नवांश में हम बात कर लेते हैं, नवांश में यहाँ तक यहाँ हमने देख ली स्थिति इसकी भी। ठीक है, नवांश में यदि किसी की कोई भी ग्रह नवांश में या तो बृहस्पति के जो घर हैं, बृहस्पति के जो राशि हैं उन राशियों में विराजमान हो और या फिर शुक्र की राशियों में विराजमान हो, तो ऐसे ग्रह को पुष्कर नवांश में कहा जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वह अपने ही उसमें नवांश में है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति पुष्कर नवांश में है जो शुभ स्थिति होती है और गुरु को बलवान भी बनाती है। वहीं गुरु है यहाँ तो गुरु को बलवान बनाएगी, वरना जो कोई भी ग्रह होगा उसको बलवान बनाती है। वहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सूर्य है वो भी तुला राशि में है और यहाँ पर ये सूर्य भी कहीं ना कहीं बल इनको प्राप्त होता है। इस कुंडली को और देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, हम जो बात कर रहे हैं उसको देखिए। यहां पर यहाँ क्या कोई ग्रह पुष्कर नवांश में है या नहीं, तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा पुष्कर नवांश में आ गए, बृहस्पति पुष्कर नवांश में आ गए, तो वाकई में इनके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत योग इनका यहाँ पर ये बन रहा है। ये पुष्कर नवांश में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 9, 11, 12, 7 और एक बुध, यहाँ देखिए तुला राशि में बुध और केतु है, तो बुध और केतु भी पुष्कर नवांश में पहुंच चुके हैं। तो पुष्कर नवांश में जो भी ग्रह होगा वह बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होगा। अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा में बहुत अच्छा परिणाम वह देता है। चलिए अब हम आगे और देखते हैं कि एक स्थिति में और आपको बता देता हूं। जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा है वह नवांश कुंडली में हम चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे। जैसे चंद्रमा यहाँ पर यहाँ विराजमान है, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 जो चौथा घर बैठेगा उस घर में कोई ग्रह है या उस घर में उसके जो स्वामी है, जब ये जो होंगे, अगर कोई ग्रह है तो वह ग्रह, अगर यहाँ पर कोई राशि है, ग्रह नहीं है, तो वहां पर वह राशि का जो स्वामी है वो जब भी अपनी दशा अंतरदशा में होगा तो उस समय उस व्यक्ति को मानसिक शारीरिक कष्ट देता है और इसको कहा जाता है 64वां नवांश। जब ये 1, 2, 3, 4, इसको 64वां नवांश कहा जाता है, 64वां। वहीं अब इस कुंडली में देख लेते हैं, तो यहाँ पर तो सिंह सूर्य बैठ जाते हैं और इस कुंडली में हम देखें तो चंद्रमा से चौथा कौन सा हो गया, चंद्रमा बैठे हुए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो वह मंगल 64वें नवांश में आते हैं, मंगल आते हैं 64वें नवांश में। तो इस के आधार पर जो मंगल हैं वह अपना अशुभ फल देंगे कुंडली में, अगर 64वें नवांश के आधार पर हम उनको देखें। तो आगे देखिए, अगर देखिए जो लग्न कुंडली है ये एक प्रधान कुंडली मानी जाती है, क्योंकि हमें कोई भी मंगल दोष देखना हो या जो विभिन्न जो ग्रह कारक हैं उनको देखना हो, लग्नेश को देखना है, पंचमेश को देखना है या फिर जो नवम भाव के स्वामी को देखना है, तो ये जो कारक ग्रह होते हैं इनको देखना है, महादशा को देखना है, गोचर को देखना है, ये सभी हम किससे देखते हैं, लग्न से देखते हैं। तो लग्न कुंडली को आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ नवांश से बता दो, तो लग्न से क्या, लग्न तो बीज है और उसका फल क्या है, नवांश है, ये हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखिए लग्न कुंडली से जो 7वां भाव है इसका हमने सूक्ष्म अध्ययन करना सीख लिया है। अब हम बात करेंगे कि यदि लग्न कुंडली का लग्न ही नवांश कुंडली के लग्न में हो। अब वर्गोत्तमी क्या है, जो मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं, वर्गोत्तम। अब वर्गोत्तम को समझ लेते हैं एक बार। यहां मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करूंगा, यहां मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि
जैसे कि मैं एक, देखिए राशि वर्गोत्तम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर है, ये लग्न वर्गोत्तम बता देता हूँ। जैसे 4 नंबर की कुंडली, लग्न कुंडली में 4 नंबर कर्क की है और यहाँ पर भी ये कर्क राशि की हो जाती है, जो नवांश है वह भी कर्क का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको कहा जाएगा कि यह जो है लग्न वर्गोत्तम हो गई, लग्न हो गई है वर्गोत्तम, लग्न वर्गोत्तम हो चुकी है और ये एक शुभ फल देने वाली होती है। ये लग्न वर्गोत्तम हो जाती है तो बहुत शुभ फल ये देती है। कोर रिजल्ट कहते हैं ना जिसको, वो ऐसा फल देगी, उसके अंदर जो सूक्ष्म फल होगा वह भी आपको देगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि यदि अब भाव वर्गोत्तमी कैसे होता है। जैसे मानकर चलिए सूर्य यहाँ पर 4 नंबर लिखा, 4, 5, 6, 7, सूर्य यहाँ पर विराजमान हो गए और यहाँ 5, 6, 7, 8 इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ भी सूर्य यहाँ पर विराजमान हो गए। तो अब हम इसको कहेंगे कि जो सूर्य हैं नवांश में भी उसी भाव में बैठे हुए हैं जिस भाव में चौथा भाव है ना, तो जिस भाव में वह लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं, तो ये कहा जाएगा कि जो सूर्य हैं वह क्या हो चुके हैं, वह भाव वर्गोत्तमी हो चुके हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में वर्गोत्तमी वह हो चुके हैं और यहाँ पर ये शुभ स्थिति बनती है। देखिए जैसे यहाँ पर कोई हुआ है क्या भाव वर्गोत्तमी, तो यहाँ पर देखिए शुक्र हुए हैं, दिख रहे हैं, शुक्र यहाँ पर हुए हैं। और कोई दिखा, और कोई नहीं है। यहाँ देखिए इस कुंडली में, देखिए इस कुंडली में कोई भाव वर्गोत्तमी हुआ, साथ यहाँ पर चंद्रमा, देखिए चंद्रमा राशि वर्गोत्तमी हुए हैं चंद्रमा यहाँ पर। अब देख रहे हो राशि वर्गोत्तमी चंद्रमा यहाँ पर हुए हैं। अब राशि वर्गोत्तमी क्या होता है, जैसे कि वो भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूं। जैसे हमने एक कुंडली है, जैसे यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस तरीके से लिखे हुए हैं। अब मानकर चलिए कि सूर्य यहाँ विराजमान हो गए, इस कुंडली में यहाँ विराजमान हो गए और यहाँ पर ये हम शुरू करते हैं 5 से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अब सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, राशि 10वीं राशि में बैठे हुए हैं। अगर ये सूर्य यहाँ आकर बैठ जाए तो ये क्या माने जाएंगे, अगर सूर्य यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये सूर्य माने जाएंगे कि ये राशि वर्गोत्तमी हो गए हैं और एक शुभ फल देने में ये सक्षम हो जाते हैं इस कुंडली में। आगे नियम देखेंगे, और भी नियम है, और नियम भी देखते चलेंगे। नवांश कुंडली में कोई ग्रह, अगर मैंने पुष्कर नवांश आपको बता ही दिया है, और एक और बताते हैं चंद्रमा का भी मैंने आपको बता दिया। और हाँ, नवांश में लग्न और लग्नेश और सप्तम में सप्तमेश बलवान हो तो व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। देखिए जैसे कि नवांश में सप्तम, और ये हम जैसे नवांश कुंडली है, ये मैंने सिंह की नवांश कुंडली बनाई, यहाँ पर ये सूर्य है विराजमान हो गए, शुभ है। यहाँ पर ये शनि है, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, बढ़िया स्थिति है। या शनि यहाँ पर जो केंद्र में हो गए, या फिर ये शनि किस घर में पहुंच गए, जो ये उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर मान कर चलो शनि यहाँ पर बृहस्पति के घर में शनि है, यहाँ पर ये बैठे हुए, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगी कुंडली, क्या बताएगी ये कुंडली आपको कि यहाँ पर ये जो सूर्य अपने घर में है, शनि बृहस्पति के घर में है, तो अच्छी स्थिति है, कोई खराब स्थिति नहीं है। त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, एक ग्रह केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये अपना जो इस व्यक्ति का जो वैवाहिक सुख है वह बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा सुख यहाँ पर प्राप्त होता है। आगे देखिए कि यदि लग्न कुंडली में जो 7वें भाव का कारक ग्रह, अब 7वें भाव का कारक ग्रह होता है शुक्र, किसकी कुंडली में, लड़कों की कुंडली में। और जो लड़कियां यानी मतलब स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों की कुंडली में ये होता है गुरु। तो स्त्री की कुंडली हो तो गुरु को ध्यान में रखें, वह कारक होंगे, और पुरुष की कुंडली हो तो जो शुक्र है उसको ध्यान में रखें, वह कारक होंगे।
अब हम बात करते हैं कि यदि जन्म कुंडली में जो 7वां भाव है उसका जो कारक ग्रह वह शुक्र है, वह नवांश में अपने मित्र के घर पर हो, स्वस्थान पर हो, उच्च हो या केंद्र और त्रिकोण में हो, तो उसे वैवाहिक सुख अच्छा मिलता है। मानकर चलिए इस कुंडली में देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी, जैसे कि सप्तम भाव का यहाँ पर स्वामी, यही देखना है हमें। या फिर देखिए शुक्र को देखना है, शुक्र है, जैसे यहाँ शुक्र है, मंगल के घर में विराजमान हो गए लेकिन केंद्र भाव में विराजमान हो गए। अब यही शुक्र यहाँ कहाँ पर है, शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में है, तो यहाँ पर स्थिति शुक्र की सुधरी है, वहां से ज्यादा, वहां भी खैर अपने घर पर है लेकिन यहाँ स्थिति अच्छी हो गई है फिर भी। तो ऐसी स्थिति में ये शुक्र जो होंगे, अब यहाँ पर कुछ मिला जुला हमको दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के जो जीवन में जो सुख है, वह सुख जो होंगे वैवाहिक सुख, उसमें मिला जुला फल, कभी कभी झगड़े हो जाएंगे लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, मिला जुला फल मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुक्र की जो अवस्था है उससे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये अच्छा योग नहीं बनता। आगे देखिए 16वां नियम है कि नवांश कुंडली में जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव में 2 या 3 पाप ग्रह हो, नवांश कुंडली के अष्टम भाव में 2 या 3 पाप ग्रह हो और अष्टमेश भी पाप दृष्ट हो या पाप से पीड़ित हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बुध है वह कौन है, अष्टमेश, वह क्या है, यहाँ पर देखिए अष्टमेश है बुध। अब ये क्या है बुध, यहाँ पर ये पीड़ित हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर ये पीड़ित नहीं दिख रहे बुध आपको, यहाँ है ये अस्त अवस्था में, लेकिन यहाँ पर ये अपना 50% 40% फल देने में सक्षम है, उच्च की है तो अच्छा फल देंगे। अब यहाँ पर लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं विकल अवस्था में रहे लग्न में, आप ये देखिए विकल अवस्था में है ये लग्न में। अब यहाँ इस स्थिति में और दूसरे शुक्र कहाँ पर विराजमान हो गए, आकर शनि के साथ में विराजमान हो जाते हैं अष्टम भाव में। तो जब भी ये ऐसी स्थिति अष्टम भाव में बनेगी तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी को, अगर पति की कुंडली है तो पत्नी को कैसे हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट उसको हो सकते हैं, कुछ असाध्य रोग, अगर और भी ज्यादा ग्रह स्थिति खराब हो जाती है इसमें तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी को कुछ असाध्य रोग भी हो जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ आपने ये देख लिया, ऊपर कुंडली में देखें क्या ऐसी स्थिति है, कोई ऐसी स्थिति ऊपर नहीं दिख रही हमें। आगे देखिए अगला नियम है, अगर नवांश कुंडली का जो 12वां भाव है, इसी तरीके से जैसे हमने इसको देखा 12वें भाव को देखेंगे, अगर इसका 12वें भाव में पाप ग्रह ज्यादा बैठे हुए हैं और उसका जो स्वामी है वह भी पाप पीड़ित है, तो यहाँ पर ये स्थिति बन रही है, आप देखिए बन रही है, तब भी इसी तरीके की कुछ परेशानियां देखने को मिलती हैं, तब भी, तब क्योंकि ये 12वां भाव क्या है, उनके संतोष का भाव है, पति पत्नी के रिलेशन का भाव है, तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो एक दूसरे को संतुष्ट वहां पर नहीं कर पाते हैं, तो उनमें शारीरिक असंतोष की भावना देखने को मिलती है। अब देखिए नियम नंबर 18 को देखते हैं कि यदि जो लग्न कुंडली है और नवांश कुंडली दोनों में शुक्र अगर अस्त हैं या पीड़ित हैं तो यह स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होती है और इसमें जो पति और पत्नी के बीच में कलह बनी रहती है, झगड़ा किसी न किसी बात पर होता ही रहता है। आगे देखते हैं, यदि स्त्री की कुंडली देखें तो गुरु, और अगर शुक्र की कुंडली देखें तो माफ कीजिए, अगर पुरुष की कुंडली देखें तो शुक्र को हम क्या मानते हैं कि वह सप्तम के कारक होते हैं, और जो पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त हो और वहीं स्त्री की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति नीच की हो या अस्त की हो, दोनों में ही, लग्न में भी और नवमांश में भी, तो वहां पर वह व्यक्ति जो होगा उसकी अपने जो व्यक्ति जो होगी, महिला होगी, कि अगर गुरु की बात कर रहे हैं तो वह अपने उसके पति से नहीं बनेगी, और अगर शुक्र है तो और स्त्री पुरुष की कुंडली है तो उसकी अपनी स्त्री यानी कि उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनेगी। चलिए आगे देखते हैं, अंतिम नियम फिर दूसरे भाग में बताएंगे आपको। लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में अगर हमें प्रथम विवाह देखना है तो हम
सप्तम भाव को देखेंगे नवांश के। अगर प्रथम विवाह को देखना है तो नवांश के सप्तम भाव को देखते हैं। प्रथम विवाह देखना है तो नवांश के सप्तम भाव से देखिए भाई, बड़ी अच्छी स्थिति है इनके, प्रथम विवाह इनका अच्छा होने वाला है। देखिए इस कुंडली में प्रथम विवाह बहुत अच्छा मंगलकारी है। और यहाँ पर देखिए एक इसके बाद में जो प्रथम विवाह है उसके बाद में दूसरा विवाह को देखना हो अगर किसी का, तो वहां आप देखोगे उसका नवा भाव, लग्न से नवा भाव। और अगर दोनों में ही आप ये स्थिति देखोगे, यहाँ पर भी यहाँ पर, फिर इसके बाद में एकादश भाव देखोगे, दूसरे विवाह तीसरे विवाह के लिए एकादश भाव को आपको देखना होगा। तो यहाँ पर ये 20 नियम है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये पहला विवाह जब माना जाएगा जब उसमें पूरी तरीके से 7 फेरे हो जाते हैं, तो तब उसके बाद अगर टूटता है तब वो विवाह माना जाता है। सगाई वगाई को विवाह नहीं मानोगे। तो यहाँ पर ये दूसरा विवाह जब माना जाएगा जब पहला विवाह टूट जाए किसी भी कारण से, तब दूसरा विवाह वो देखेंगे नवम भाव से। और जब दूसरा भी टूट जाए तो तीसरे विवाह की स्थिति देखेंगे हम एकादश भाव से। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक जो नवमांस कुंडली का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर जो विषय है ये आपको अच्छा लगा होगा। आगे और भी बहुत सारे सूत्र हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर कुंडली के ऊपर भी आपको दर्शाता रहूँगा, और साथ ही साथ उनका पूरी तरीके से आपको समझाते हुए विश्लेषण करता रहूँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, और कल लेकर आएंगे नवमांस कुंडली के भाग 2 को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।